भरत तिवारी एनकाउंटर केस में जिस तरह का बैकलेस बिहार सरकार को झेलना पड़ रहा है, मेरी स्मृति में ऐसा कोई चिन्ह दर्ज नहीं है जब हाल के वर्षों में बिहार सरकार को इतना बड़ा दबाव जो है झेलना पड़ा हो। किसी भी मसले पर ऐसा दिखता था कि लोग बिहार सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन यह एक ऐसा केस है जो बिहार सरकार पे सीधा सवाल खड़ा कर रहा है, उनकी पुलिसिया कार्रवाई पे सीधा सवाल खड़ा कर रहा है। उनमें जो पुलिसिया कार्रवाई हुई है उस पे सीधे सवाल किए जा रहे हैं। इसी कारण अब एक्शन भी इस पूरे केस में लिया जा रहा है। भरत तिवारी इनकाउंटर में पुलिस ने अपनी गलती मान ली है और भरत तिवारी की मां के आवेदन पर एसडीपीओ, एसएचओ और बाकी जो पुलिसकर्मी हैं उन पर हत्या के एफआईआर दर्ज कर लिए गए हैं। भरत तिवारी की मां जो है आशा देवी, उन्होंने 18 जून को जो वहां के एसपी हैं, एसपी राज को मुठभेड़ में शामिल कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया था। अब एसपी राज को जो आवेदन दिया गया था उसमें लिखा गया था कि 17 जून सुबह 8 बजे शाहपुर थानाध्यक्ष के साथ जो कुछ पुलिसकर्मी थे, जिनमें जगदीशपुर के एसडीपीओ हैं, उनके नेतृत्व में एक टीम उनके घर पे आती है। अब जो टीम आती है वो भरत तिवारी से कहती है कि जहां जवनिया गांव के विस्थापित लोग रह रहे हैं वहां हम लोग के साथ चलो और बताओ कि वहां उन लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं, उनकी मांग क्या है। अगर आपको इसके बारे में बैकग्राउंड नहीं पता है तो हम बता दें कि वही जवनिया गांव जो पिछले बाढ़ में पूरी तरह से तबाह हो गया था, गंगा कटाव के कारण पूरी तरह से तबाह हो गया था। जब बिहार में बाढ़ आया था तो चूंकि हम उस समय हम न्यूज़ नहीं कवर कर रहे थे, इसलिए हम उस वक्त नहीं वहां पे थे। उस वक्त जो भरत तिवारी हैं उसने उस गांव की बहुत सहायता की थी। इसी कारण पुलिस वालों ने भी जवनिया गांव का जिक्र किया। इसके बाद आवेदन में आशा देवी ने के द्वारा यह कहा गया कि जवनिया के गांव के बाढ़ प्रभावितों के पास पहुंचने पर फेसबुक लाइव किया गया और अपनी मांगों को बताने के साथ हथियार जमीन पर फेंक कर खुद को सरेंडर कर दिया था भरत। यह आपको एनकाउंटर वाले दिन की कहानी मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद क्या होता है, पुलिसकर्मी ने मेरे बेटे को घेर लिया। फिर जगदीशपुर के एसडीपीओ के आदेश पर पुलिसकर्मियों ने भरत को 5 गोलियां मारकर घायल कर दिया। इसके बाद भरत को लेकर वो चले गए। इसके बाद इसके बाद आशा देवी लिखती हैं कि घटना के बाद मेरे पति और भरत के पिता काशीनाथ तिवारी को दिन भर शाहपुर थाने में बंद कर दिया गया। शाम को हम लोगों को सूचना दी गई कि आपके बेटे की मौत हो चुकी है। एनकाउंटर में शामिल जगदीशपुर एसडीपीओ राजेश कुमार वर्मा, शाहपुर थाना के एसएचओ और जो बाकी सहयोगी पुलिसकर्मी थे उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि मेरे बेटे को न्याय मिल सके। यह आवेदन दिया गया था और जब एफआईआर दर्ज कर ली गई है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो है वहां के सुधांशु कुमार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें उन्होंने कहा था कि शाहबाद पुलिसकर्मी की इस मामले में सबसे बड़ी चूक हुई है। जब पहली बार थानाध्यक्ष के एसएचओ ने अपनी टीम के साथ भरत तिवारी के घर गए थे तब वो उन्हें सही तरीके से समझाने में विफल रहे, उन्हें सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाया। एक तरह से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने यह माना कि यह पहली गलती पुलिस की टीम की ही थी। लापरवाही के आरोप में एसएचओ, 2 एसआई और 2 सिपाही को पहले ही निलंबित कर दिया गया था। अब भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी का भी बयान लगातार आ रहा है। उन्होंने क्या कहा है वो आपको बता देते हैं। जब उनसे पूछा गया कि कोई सरकार की तरफ से आया है, कोई सूचना मिली है आपको कार्रवाई को लेकर, तो उनका सीधा सपाटा सवाल था कि कोई सूचना नहीं आई है, कोई बात करने नहीं आया है। अभी तक कंधे पर हाथ रखने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं आया है। उनके पिता से एक और सवाल किया गया कि भरत भूषण तिवारी बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता थे क्या। इस पर काशीनाथ तिवारी ने कहा कि अगर यह लड़का किसी खास पार्टी से होता तो उसका यह हाल नहीं हुआ होता। यह तो आपके लिए नहीं दूसरे के लिए लड़ रहा था, इसका कोई ग्रुप नहीं था, यह कोई गुट का लड़का नहीं था। आपके तरह हमारे तरह यह अकेला काम करता था। इसने सारा बोझ अपने कंधे पे उठा रखा था। 24 मार्च 2025 को जो एक वीडियो वायरल हुआ था उसमें पुलिस भरत को पीट रही थी और उसके बयान पर भरत ने पुलिस का कॉलर पकड़ लिया था। उस पर भी उनके पिता का बयान आया। उन्होंने कहा कि अगर जमीनी विवाद का मामला था
उसी में हुआ था, मतलब जमीनी विवाद का मामला भी उसी में हुआ था। उसमें भरत तिवारी की गिरफ्तारी भी हो गई थी। सुबह थाने गया, शाम को घर आ गया था। हम लोग बेल कराने भी नहीं गए थे, कोई बड़ा आरोप नहीं था, इसलिए जज साहब ने खुद देखा और फिर उसे छोड़ दिया गया था। अब बिहार सरकार ने जो मामले की जो न्यायिक जांच है वो कराने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद कुछ दिन पहले इसकी घोषणा की थी। लेकिन आपको यह बात ध्यान में जरूर रखनी होगी कि भरत के घर वालों पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। इस पूरे मामले में पुलिस ने एक नहीं बल्कि 3 अलग एफआईआर दर्ज की है। इसमें जो मृतक भरत तिवारी हैं, उनके पिता और उनके भाई को भी इसमें नामजद किया गया है। यानी भरत तिवारी पर भी एफआईआर है। उसके मरने के बाद भी एनकाउंटर के विरोध में सड़क जाम करने वाले लोगों पर भी मामला दर्ज किया गया है। अब एफआईआर को सिलसिलेवार तरीके से आपको समझा देते हैं कि उसमें क्या है। देखिए, पहले एफआईआर में भरत तिवारी के साथ यानी भरत भूषण तिवारी के साथ उनके पिता काशीनाथ तिवारी और भाई चंदन तिवारी को आरोपी बनाया गया था और यह मामला तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश मालाकर के बयान पर दर्ज किया गया था, जबकि इसकी जांच की जिम्मेवारी एसआई बबीता को सौंपी गई। एफआईआर के अनुसार पुलिस की टीम 16 जून की सुबह करीब 4:30 बजे भरत तिवारी की गिरफ्तारी के लिए बिलौटी गांव स्थित उनके घर पे पहुंची। अब इसके बाद होता क्या है कि पुलिस ने यह दावा किया कि सुबह लगभग 5:10 पर दरवाजा खोलने पर भरत तिवारी को पुलिस देखते ही आक्रामक हो गया, यानी कि उसने रौद्र रूप अपना धारण कर लिया और पिस्तौल टांग दी। इसके बाद पुलिस ने दरवाजा बंद किया। आरोप यह भी लगाया गया कि भरत घर की छत पर चढ़ा, वहां से पुलिस के ऊपर उसने फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने सुरक्षित पोजीशन लेकर अपना बचाव किया। जब पूछताछ हुई तो भरत के पिता और उसके भाई ने उसके पास हथियार होने की जानकारी पुलिस से छिपाई। इसके बाद पुलिस की टीम ने इलाके की चारों तरफ से मजबूत घेराबंदी की और आगे की रणनीति के लिए थाने लौट आई। अब पहले दिन की बात है या पहले दिन की बात हो गई। दूसरे दिन एफआईआर में यह बताया गया कि तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश मालाकर के बयान पर भी यह दूसरा एफआईआर दर्ज किया गया है। इसमें भरत भूषण तिवारी को आरोपी बताते हुए यह कहा गया कि मुठभेड़ में घायल होने के बाद उसे पीएमसीएच में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले की जांच की जिम्मेवारी संतोष कुमार को सौंपी गई है। एफआईआर के अनुसार दोपहर में पुलिस और एसटीएफ की टीम दोबारा बिलौटी गांव में छापेमारी करने के लिए पहुंची थी। पुलिस का दावा है कि भरत तिवारी हथियार लहराते हुए खेतों की तरफ भागा। शेर घाटी, वहां एक शेर नदी है, शेर नदी के पास कच्ची सड़क पर पुलिस ने उसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उसने कथित तौर पर पुलिस की सरकारी गाड़ी के बोनट पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में तत्कालीन थानाध्यक्ष जो है वहां के राजेश मालाकर ने 1 राउंड फायरिंग की। इसके बाद भरत ने सरेंडर करने का नाटक किया, लेकिन दोबारा पिस्टल उठाकर पुलिस पर 2 राउंड फायरिंग कर दिया। यानी कि वीडियो में जो बात हो रही है, पुलिस इससे भी इतर कह रही है। पुलिस कह रही है कि हथियार वापस उसमें भरत तिवारी ने ले लिया सरेंडर करने के बाद। अब मेरा सवाल यह है कि अरे भाई, जब हथियार आपके पास आ ही गया था, पुलिस हथियार उठा ही रही थी, तो फिर उसके पास हथियार कैसे कैसे हथियार ले लिया? क्या आपकी पुलिस बल, बिहार पुलिस इतनी ज्यादा कमजोर हो गई है? भरत तिवारी द्वारा जो लाइव वीडियो बंद करके उसके बाद हथियार कैसे वापस ले लिया गया? इसके बाद फिर वो फायरिंग कर देता है। सवाल लगातार उठ रहे हैं, उठेंगे भी, जिस तरह के बयान और जिस तरह के एफआईआर में चीजों का जिक्र हुआ है। जिसके बाद पिस्टल लेकर भरत ने फायरिंग की, जिसके एवज में सामने से भी फायर आता है और फिर भरत घायल हो जाता है। भरत और उसी अवस्था में इलाज होता है, वह पटना चला जाता है, पटना में उसकी मौत हो जाती है। लेकिन आपको एक चीज और जाननी पड़ेगी, भारतीय कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति सरेंडर कर देता है, इसके बाद उस पर गोली चलाई जाती है, तो इसमें क्या कहा गया है? तो सिर्फ आत्मरक्षा के लिए ही भारतीय कानून यह इजाजत देता है कि आप सामने वाले पे कार्रवाई कर सकते हैं अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन अगर एक बार कोई भी व्यक्ति सरेंडर कर देता है, हथियार डाल देता है या कोई खतरा नहीं रह जाता है, तो जानलेवा बल का इस्तेमाल करना कानूनी तौर पे जो है गलत है। यहां मतलब जानलेवा बल का इस्तेमाल करना का कानूनी अधिकार वहां खत्म हो जाता है। अगर सरेंडर करने वाले व्यक्ति को जानबूझकर मार दिया जाता है
तो वैध पुलिस से कार्रवाई के बजाय आपराधिक हो जाता है। अगर जांचकर्ता और अदालतें इस नतीजे पर पहुंचती है कि एनकाउंटर फर्जी था और आरोपी ने पहले ही सरेंडर कर दिया था, जो अभी जांच हो रही है, भरत वाले मसले में अभी जांच हो रही है, तब क्या होगा? तो मामला भारतीय न्याय संहिता के तहत हत्या से जुड़े प्रावधानों के दायरे में, मतलब मामला जो है अगर सही साबित हो जाता है तो मामला भारतीय न्याय संहिता के साथ हत्या से जुड़े प्रावधानों के दायरे में आ सकता है। ऐसे हालात में दोषी पाए अधिकारी उन पर उम्र कैद से लेकर मौत की सजा हो सकती है। और यह हमने इतिहास में देखा है, कई ऐसे मामले हैं जहां पे सालों पुलिस वालों को, अधिकारियों को जेलों में बिताना पड़ा है। फिर एनकाउंटर मामले में, इस तरह के एनकाउंटर के मामले में जांचकर्ता अक्सर यह देखते हैं कि क्या घटना की असली गोलीबारी के तौर पर यह देखने के लिए साबूत के साथ छेड़छाड़ की गई है। अगर पुलिसकर्मी साबूत गढ़ते, तथ्य छिपाते हुए अहम साबूत नष्ट करते या जांचकर्ता को गुमराह करते की कोशिश करते हुए पाए जाते हैं तो उन पर अतिरिक्त आपराधिक आरोप लग सकते हैं। ऐसे अपराधों के लिए कई सालों तक जेल भी हो सकता है। एनकाउंटर की जांच में एक और गंभीर आरोप सामने आ सकता है, वो है गलत आपराधिक रिकॉर्ड तैयार करना। अगर पुलिस अधिकारी एनकाउंटर को सही ठहराने के लिए केस डायरी रिपोर्ट या एफआईआर में जानबूझकर गलत जानकारी देती है तो उन्हें आधिकारिक दस्तावेज में हेरफेर के लिए और हेरफेर से जुड़े प्रावधानों के लिए उनसे अलग कानूनी कार्रवाई से गुजरना पड़ेगा। फिर अगर दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें जेल की सजा फिर विभागीय कार्रवाई भी उन पर हो सकती है। लेकिन अभी फिलहाल का अपडेट यही है, भरत तिवारी एनकाउंटर में पुलिस ने अपनी गलती मान ली है। एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, जो कि भरत की मां की मांग थी, यानी कि आशा देवी और काशी तिवारी की जो मांग थी। अभी अगला अपडेट क्या आएगा उस पर भी हम हमारी नजर बनाए रखेंगे। अभी के लिए आप तक बस यही हम पहुंचा रहे हैं। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाते रहें और हमेशा आपके साथ खड़े रहें। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमेशा देखते रहें।